नमस्कार छात्रों। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि एवं उसके प्रकार पढ़े थे, तो अभी हम आज व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो किसी व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए और उसमें एक नया विकार मतलब क्या, परिवर्तन हो जाता है, तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी आपको पता है कि व्यंजन कितने हैं, जैसे कि क से लेकर ह तक व्यंजन है। तो जैसे अगर कोई व्यंजन है और व्यंजन के बाद अगर प्लस के पहले समझ लो व्यंजन है और प्लस के बाद अगर हमने स्वर है तो भी वो व्यंजन संधि ही कहलाएगी। अगर व्यंजन व्यंजन भी पास पास आए तो भी वह व्यंजन संधि कहलाएंगी। जैसे कि एक उदाहरण देखेंगे हम, दिक् अधिक गज। जैसे दिग्गज ये शब्द अगर उच्चारण करते हैं तो उसका अगर संधि विग्रह करते हैं तो दिक् अधिक गज। दिक् को क्या लगाया है, हलंत लगाया है। हलंत क्यों लगाया है, क्योंकि वो एक व्यंजन है इसीलिए, और मतलब एक द्वित्व व्यंजन है इसीलिए। अधिक गज, दिग्गज, मतलब दोनों भी व्यंजन व्यंजन पास आए हैं। दूसरा उदाहरण है अज अधिक अंत। देखो, अजंत। अच्छा, अभी ये च कैसे होता है, ये च का ज कैसे होता है, ये हम सब विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन च क्या है, च भी व्यंजन है और प्लस के बाद अंत अ क्या है, स्वर है। तो यहाँ एक व्यंजन और स्वर पास में आया है तो ये व्यंजन संधि कहलाई गई है। अभी हम देखेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम है। जैसे हमने स्वर संधि के नियम देखे थे, वैसे व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। तो तृतीय वर्ण संबंधी संधि नियम, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद स्वर किसी भी वर्ण का तीसरा तथा चौथा वर्ण या य, र, ल, व हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात क का क्या होगा, क का तीसरा कौन सा है, क, ख, ग। तीसरा देखो तृतीय वर्ण, देखो क, छ, ट, त, प, ये क्या है, हमारे पंचमाक्षर है। जैसे क से शुरुआत होती है, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो वैसे ही देखो, ये जो पंचमाक्षर है तो उसका जो तीसरा तथा चौथा वर्ण क्या हो जाता है, य, र, ल हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात क का होगा ग, च का क्या होगा, च, छ, ज। आ रहा है समझ में, च, छ, ज तीसरा है। ट का होगा ड, ट, ठ, ड तीसरा है। त का क्या है तीसरा, त, थ, द। तथा प का क्या हो जाएगा, ब, प, फ, ब। तो ऐसे तृतीय वर्णी संबंधी नियम है कि जो क, च, ट, त, प का ये है वर्ण है तो उसका तीसरा तथा चौथा वर्ण य, र, ल होता है। तो हमने ये देखा है। तो जैसे उदाहरण देखेंगे हम, दिख अधिक अंबर, क्या हो गया है, दिगंबर। देखा आपने, क का क्या हो गया है, दिक। देखो प्लस के पहले दिक, क का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है, दिगंबर, ग हो गया है। जैसे अच अधिक आदि, अच अधिक आदि बराबर क्या हो गया है, आज़ादी। च का क्या हो गया है, ज, च, छ, ज, देखो ज हो गया है। अभी आगे देखेंगे, षट अधिक आनंद, षट अधिक आनंद, ट, ठ, ड, ड हो गया है ट का, षडानंद। जगत अधिक ईश, त, थ, द, द हो गया है, जगत अधिक ईश, जगदीश। त हट गया है,
द लग गया है, यहाँ ट हट गया है, ड लग गया है, अच अधिक आदिक के च हट गया है, ज हो गया है, दिक अधिक क हट गया है, ग हो गया है। वैसे भी अप अधिक ज, प फ ब, देखो प का ब हो गया है, प हट गया है, अब ज। तो ऐसे तृतीय वर्णीय संबंधी संधि के नियम है, हमें क छ ट त प का ध्यान रखना है। तो अभी हम आगे देखेंगे त संबंधी संधि नियम। त का विभिन्न वर्णों से मेल होने पर उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। त का वर्ण संबंधी संधि नियम है। त का अगर विभिन्न अलग अलग वर्णों से मेल होता है तो उसमें भी परिवर्तन होता है। त का च हो जाता है। त का कैसे च होता है, देखो त का च जैसे उत अधिक चारण, त है तो उसका क्या हो जाएगा, उच्चारण। तो का क्या बन गया है, च बन गया है। सत अधिक चरित्र, पहले तो त का च बन गया है और वो चरित्र का वैसे ही ये हो गया है, चरित्र, सच्चरित्र। जैसे कि त का ज कैसे हो जाता है, जैसे सत अधिक जन, सज्जन, जैसे ये आधा द्वित्व व्यंजन वाला। उत अधिक ज्वल, त का क्या है, ज, उज्ज्वल। त का ट कैसे बन जाता है, त का ट बृहत अधिक टीका, तो त का ट बन गया है, बृहत टीका। तो त का ल, तत् अधिक लीन, देखो त का क्या बन गया है, तत्, तल्लीन। उत अधिक लेख, ल बन गया है, उल्लेख। त का ड कैसे बन गया है, उत अधिक डयन, उडयन, उड्डयन, 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 सॉरी। त का ह, त का द तथा, देखो उत अधिक हार, उद्धार। तत् अधिक हित, तद्धित। तो ऐसे हमने देखे हैं। अभी अनुस्वार संबंधी संधि के नियम। यदि म के बाद क से लेकर म तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। देखो म के बाद क वर्ग के म तो था स्पर्श व्यंजन, आपको पता है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो ऐसे देखो चम अधिक चल, क्या है, चम अधिक चल, चंचल। तो सम अधिक तोष, संतोष। सम अधिक पूर्ण, संपूर्ण। गम अधिक गा, गंगा। तो ऐसे शब्द आते हैं अनुस्वार संबंधी नियम। यदि म के बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन से है, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन कौन से है, श, श, स, ह से कोई व्यंजन आता है तो म को सदैव अनुस्वार हो जाता है। तो देखो ये नियम ध्यान में रखो। तो सम अधिक यम, संयम। सम अधिक वाद, संवाद। सम अधिक रक्षक, संरक्षक। सम अधिक हार, संहार। तो ऐसे वो बन गए हैं। तो जैसे रू के यदि रू, र अथवा श के बाद न हो तो वह न में बदल जाता है। देखो र और र अथवा श के बाद न कौन सा, नल का हो तो वो क्या हो जाते हैं, ण, बाण का न बन जाते हैं। जैसे कि राम अधिक अयन, रामायण। जैसे कि रो अधिक न, ऋण, न बन गया है। यहाँ कौन सा न था, यहाँ था नल का न, लेकिन वह रामायण के लिए ना बाण का हो गया है। यहाँ न भी नल का था, न बाण का बन गया है। कृष अधिक न, कृष्ण। तो यहाँ पे रू, र अथवा श के बाद न हो तो वो न में कैसे बदलता है ये हमने देखा है। अभी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तीसरा प्रकार है संधि का विसर्ग। विसर्ग मतलब क्या, जो अहा, अम ये अनुस्वार है और आहा क्या है, विसर्ग है, के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश प्लस दा, यशोदा। नम अधिक ते, नमस्ते। तो ये कैसे होता है वो भी देखेंगे, उसके भी नियम है।
विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग का आ होना। आ कब होता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो, देखो याद रखो, विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद अ या किसी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग की जगह ओ हो जाता है। देखो, विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, यहाँ केवल तीसरा ही नहीं बताया है, यहाँ चौथा भी है और पांचवा भी है, तो वो यरलव हो जाता है। तो वो ओ कैसे बनता है? जैसे कि मनः अधिक हर, मनः अधिक हर, मनोहर। तो कौन सा है यहाँ पे? पय, पय अधिक द, पयोद, ओ बन गया है। मनः अधिक रथ, मनोरथ। अध प्लस गति, अधोगति। और विसर्ग का र होना कैसे होता है? देखो, तो विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ल, व हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। देखो, दु प्लस गुण, दुर्गुण, र में बदल गया है। जैसे नी प्लस जन, निर्जन, धू प्लस आचार, दुराचार, नी प्लस धन, निर्धन, धू प्लस गम, दुर्गम, नी प्लस आशा, निराशा, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद, नी प्लस विकार, निर्विकार। वो कैसा र में बदल गया है वो हमने देखा है। तो अभी हम विसर्ग का श होना देखेंगे। विसर्ग से पहले स्वर हो या तथा विसर्ग के बाद च, छ या श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे कि विसर्ग से पहले स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? च, छ या श। दु अधिक चरित्र, दुष्चरित्र। दु, उ क्या आया है? स्वर आया है। और च क्या आया है? च आया है, इसीलिए वो श में बदल गया है, दुष्चरित्र। दु अधिक शासन, ये भी उ मतलब क्या है कि स्वर आया है। फिर शासन मतलब दुशासन। नि प्लस छल, नि, ये क्या है? मतलब ई के ई है, मतलब ये स्वर है और छ आया है, इसीलिए वो क्या है? श में बदल गया है, निश्चल। श संबंधी संधि नियम। विसर्ग से पहले ई, उ तथा विसर्ग के बाद क, ख, ठ, ट, प अथवा फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। तो देखो, विसर्ग से पहले ई, उ हो और विसर्ग के बाद अगर क, ख, ट, ठ, प अथवा फ हो तो वो श में बदल जाता है। यहाँ देखेंगे हम नी प्लस कलंक, नी, ई आई है, प्लस कलंक, तो वो श में कैसे बदल गया है? क आया है, निष्कलंक, नी अधिक पाप, ई आई है, प आया है, निष्पाप, धनु अधिक टंकार, उ आया है, धनु प्लस टंकार, ट आया है बाद में, विसर्ग के बाद धनुष टंकार, श में बदल गया है। तो नी अधिक फल, नी, ई आई है, फ आया है, तो श बन गया है, निष्फल। स संबंधी संधि के नियम। यदि विसर्ग का मेल क, त अथवा स से होता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। देखो, विसर्ग का क, त अथवा स से होता है तो वो किस में बदल जाता है? स में। देखेंगे हम, नमः अधिक कार, नमः अधिक कार, तो देखो नमस्कार, स बन गया है। क है यहाँ पे, तो नमः अधिक ते, म है यहाँ पे, नमः अधिक ते, तो आया है यहाँ पे, तो स में परिवर्तन हुआ है, नमस्ते। नी अधिक तेज, निस्तेज, नी अधिक संतान, नी संतान। तो इसी प्रकार हमने आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम देखे हैं, उदाहरण देखे हैं। आपको समझ में आए होंगे ऐसे आशा करती हूँ। और आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो
आपको संधि समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।